प्रधान जी, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, लेकिन राहुल गांधी को लंदन में जाकर 9 साल में जो नरेंद्र मोदी का शासन है उसमें लोकतंत्र समाप्त होता हुआ क्यों दिख रहा है? देखो, आपने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछने के लिए मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, तब कहाँ पहुँच गए। देखिए, उस विषय में कुछ लोग स्थायी रूप में नासमझ होते हैं। एक हमारी उड़िया में कहावत है, जो जान के सोया होगा, जो जान के सोया होगा, चई सोई थी वो जिए ताकू उठे वो किए। जो जान के सोया होगा उसको आप जगा नहीं सकते हो, वो सच ऐसे ही है। और बाकी रहा प्रजातंत्र के बारे में, मैं कभी आपको अनुरोध करता हूं उनको बुला के एक बार एक भारत में प्रजातंत्र की मायने क्या है उसको कभी बुला के समझाने की आवश्यकता है। भारत में प्रजातंत्र बहुत गहरा है, इस देश की जनता की रग रग में है। शायद उनके मन में भारत के प्रति एक मूलभूत कुंठा है, आइडिया ऑफ इंडिया के प्रति उनके मन में एक मूलभूत कुंठा होने के कारण उनको जब अवसर मिलता है उनकी मन की बात सामने आ जाता है, उनकी जो मूल सोच है वो प्रतिफलित होता है। इसलिए उनको हम जितना उनके बारे में, उनकी बौद्धिक क्षमता के बारे में चर्चा करें, उतना कम करें उतना अच्छा होगा। लेकिन आपने बोला कि जब आपके सामने आएंगे तो उनको समझाइएगा, लेकिन आपके सामने तो संसद में आपको मिलते होंगे, तो कभी आपने समझाने का प्रयास नहीं किया? देखिए, उनका एक बड़ा तरीका है जी। अभी संसद ने ही पूरा देखा, जो ज्यादा बोलते हैं वो कहते हैं बाहर जाके मेरे माइक बंद कर देते हैं। उनका एक तरीका है, थूको और भाग जाओ, गाली बको और भाग जाओ, जिम्मेवारी मत लो। ये उनकी, उसमें उन्होंने रिसर्च किया है, उसमें उनको पीएचडी मिल सकता है। लेकिन बाद में जयराम रमेश जी बगल में बैठते हैं, बाकी बता ही देते होंगे। आपका मैं पिछले दिनों ट्वीट भी देख रहा था, राहुल गांधी से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, उन्होंने बोल दिया कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं। फिर जब जयराम रमेश ने टोका तो उन्होंने उसको सुधार भी दिया, लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया उसे। ना, देखो, हमारी पकड़ना तो रिकॉर्ड में ही था, हम पकड़ना छोड़ने के विषय नहीं है। हम लोग जब से उनको देख रहे हैं आज ये पार्लियामेंट्रियन, मेरा एक मन में एक मूल प्रश्न है, उनको भारत की समझ नहीं है। भारत के बारे में सब विषय में, केवल राजनीति नहीं, भारत की मूलभूत आइडिया पे उनकी असहमति है। इसीलिए उनको सारा व्यक्ति की मन जब नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अपने जुबान में भी नेगेटिविटी आ ही जाएगा, उनकी उस समस्या से ग्रस्त है। आप कह रहे हैं उनको भारत की समझ नहीं है, लेकिन उन्होंने 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा करी भारत को समझने के लिए। देखो, जाके सब लंदन में छोड़ आया। अगर भारत की समझ होती तो ये विषय इस प्रकार के नहीं करते हो। इसलिए एक फिजिकली कुछ कर देना ये अलग बात है, देश की संवेदनशीलता को समझना ये अलग बात है। मूलतः उनकी देश की संवेदनशीलता के साथ कोई लगाव नहीं है। उनका एक पूरे विपक्ष का ही एक अटैक रहता है नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि ईडी और सीबीआई लगातार विरोधियों पर काम कर रही है। अब तो राहुल गांधी के मामले में दिल्ली पुलिस भी आ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय के ऊपर? संसद का सत्र भी चल रहा है, अभी आप वहां जा भी रहे हैं। देखिए, कुछ लोग इस देश को अपना जागीर मानते थे, देश की को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते थे। अनेकों उदाहरण उसको गिनाया जा सकता है। इस देश में संविधान को सस्पेंड करने के काम पहले कौन किया? उनकी जो सबसे उस परिवार के प्रमुख है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, केरल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई नंबूदिरीपद जी की सरकार को उन्होंने बर्खास्त किया। संविधान को पहला चोट उससे लगी है। तब से उन्हीं की सरकार चल रहा था 2014 तक। सही गलत उन्हीं की, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में, उन्हीं की सरकार की, यूपीए की कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था। उस निर्णय में शायद हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में उन्हीं की कैबिनेट ने उनकी निर्णय लिया था। उसको मीडिया में आके नॉनसेंस कहना, उनको फाड़ना, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट निर्णय दिया एक ऑर्डिनेंस के बारे में जी।
मैं इमरजेंसी के बारे में याद करूं, उस समय में व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना, जिनकी रग रग में अनडेमोक्रेटिक स्पिरिट है, देश के संविधान पे जिनकी विश्वास नहीं है, जिन्होंने अनेकों बार इस देश को अपना घर की संपत्ति माना, बपोती माना, इन लोगों को जब न्याय ने कानून अपना प्रश्न पूछता है, उनको लगता है कि हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, लोग बेल में हैं, फिर भी ढींगा मस्ती करते हैं। यह बहुत गलत बात है। क्या क्योंकि सदन की बात है, आम लोगों के पैसे भी लगे होते हैं। मैं एक बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की माफी के बिना क्या देश की संसद नहीं चल पाएगी? इस मंच से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रजातंत्र में कुछ वैल्यूज से चलती है। इस देश को आजादी बहुत मेहनत से, करोड़ों लोगों की मेहनत से इस देश की आज की स्थिति बनी है। किसी की अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, किसी की भी अधिकार नहीं है इस देश की मान सम्मान को आंच लाए, उसकी संप्रभुता के ऊपर प्रश्न उठाए। संसद आखिर है किसके लिए? देश की गौरव गान करने के लिए, देश की समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए। देश की एक प्रमुख व्यक्ति जिसकी इतनी बड़ी इकोसिस्टम में अगर देश को निंदा करता है, क्या यह प्रजातांत्रिक अपेक्षा नहीं है वो आके संसद में माफी मांगे? मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। मैं एक बार आपको याद, वो कह रहे हैं मैं संसद में बोलना चाहता हूं। मैं आपको एक वो कह रहे हैं मैं संसद में बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक बंद किया जा रहा है, संसद को म्यूट कर दिया गया है। किसी की झूठ की कोई उत्तर नहीं है। मैं आपको माफी के बारे में, आपने कहा, मैं नया लोकसभा में जीत के आया था 2004 में। आदरणीय स्वर्गीय प्रणब बाबू और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी में कुछ एक विषय पे नोकझोंक हुई। आडवाणी जी ने कुछ विषय रखा उस समय में सत्ता पक्ष के बारे में, जो शायद तथ्यात्मक दृष्टि से थोड़ा विसंगति उसमें थी। प्रणब बाबू ने आके फिर आडवाणी जी को अपना विषय रखते हुए कहा कि आडवाणी जी, मिस्टर आडवाणी, यू आर रॉन्ग। मैं उस प्रजातंत्र की एक प्रैक्टिशनर के नाते मैं उसकी साक्षी हूं। मेरे जिंदगी के एक परम सौभाग्य के दिन मानता हूं। आडवाणी जी क्षण भर भी विलंब ना करके उठे, आई स्टैंड करेक्टेड, मैं गलत कहा था, प्रणब बाबू सही है, रिकॉर्ड ठीक होनी चाहिए। यह दृश्य हमने अपने आंखों में लोकसभा की पटल पे देखा। यह प्रजातंत्र है देश की। माफी कोई गुनाह है क्या? अगर आपने देश की इज्जत को खराब किया है, माफी मांगो। आपने किया ही है, आपने गलत किया है, आपको माफी मांगने में क्या दिक्कत है देश के बारे में? लेकिन सिर्फ राहुल अब ये बात नहीं कह रहे कि संसद को हाईजैक कर लिया गया है, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में आज खड़ी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है, एनसीपी ये कह रही है, उद्धव ठाकरे का गुट ये कह रहा है, टीएमसी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, लिस्ट में बस लंबी है। देखो, प्रजातंत्र चलती है बहुमत और सर्वमत के समन्वय में। जी, दायित्व तो किसको मिलेगा? जिसको प्रजातंत्र में बहुमत मिलेगा। 14 और 19 दो बार सारे चुनौती को, आपने तो कहा था कि मोदी हमारी एआईसीसी की मीटिंग के सामने चाय बेचना चाहिए, मणिशंकर अय्यर ने। अब चलो नाम उनका मैं क्यों लूं, वो अच्छे रहे, लेकिन उस मानसिकता, क्या बिना अनुमति के कहा था क्या? उसको कोई निंदा किया था क्या? क्या प्रमुख परिवार के लोग, उनके मालिक लोग उनको निंदा किए थे? ऐसे नहीं कहना चाहिए। तब से लेकर आज तक ये सामंतवादियों के मन में एक पीड़ा है। एक गरीब घर का लड़का जिसकी मां दूसरों के घर में बर्तन मांज रही थी, जिसके पिताजी रेल स्टेशन पे चाय बिक्री कर रहा था, उस पृष्ठभूमि की व्यक्ति कैसे आके देश की आस्था जीत रहा है, विश्व की आस्था जीत रहा है? यह इंटॉलरेंसी है। इसी से भाई लोगों ने आदेश दिया है, सेवा करने का मौका हमें मिला है। जी, आप असहमति प्रकट कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, फोरम है, डिबेट है, चर्चा करो, हम सबके लिए तैयार है। लेकिन आप देश के साथ कंप्रोमाइज, आप जाके इतना तक देश के अपमान हुआ है क्या? आपने चाइना को प्रशंसा किया, आपने इससे क्या गलत काम हो सकता है? बाहर विश्व जब किसी को घेर रहा है, आप उस समय में भारत को नीचा दिखाने के लिए आपने चाइना की प्रशंसा किया। आपने यही चिंता। जी, इंटॉलरेंस की आपने बात करी, तो राहुल जी ने एक वक्तव्य दिया कि सिख्स और मुस्लिम जो है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है मोदी के भारत में। देखिए, 84 की घटना देश ने भूला नहीं। जी, 84 की घटना से अभी
हमारे वीर बाल दिवस तक हमारे सिख बंधुओं की त्याग बलिदान साहस की गौरव कहानी को लेकर गर्व कौन करता है, देश उसके साथ कैसे जुड़ता है, हमें किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाकी रहा एक रणनीति रहा है कांग्रेस पार्टी की, विशेष करके बड़े खानदान की, कांग्रेस पार्टी की जो मालिक सामंतवादी मालिक बड़े खानदान के लोग, उनकी रणनीति रही है मुसलमानों के मन में डर पैदा कराओ। अमित जी, मेरे को कुछ समय पेट्रोलियम विभाग के काम करने का अवसर मिला था। उस समय में देश में माइनॉरिटी बहनों की अंदर घर में सबसे ज्यादा एलपीजी कनेक्शन पहुंची, मोदी की शासन था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना किसको ज्यादा मिला है उत्तर प्रदेश में, तो माइनॉरिटी बहनों के घर में मिला है। बिजली की कनेक्शन मिली है, बैंक खाता उन्हीं की ज्यादा खुला है, कोरोना की टीका उन्हीं को भी लगा है। कोई भेदभाव है क्या? आप ही के समय में साचार कमेटी बनी थी, वो आपके कार्यकाल के बारे में साचार कमेटी ने आपको इवैल्यूएशन किया था, मूल्यांकन किया था जी। उसकी और आज की स्थिति देखिए। और पिछले बार उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नतीजा देखिए। सारा डर भय घृणा की वातावरण आप सबने मिलकर किया। मोदी जी पे लोगों ने भरोसा किया, हमको प्रजातंत्र में आस्था प्राप्त हुई, सबका आस्था प्राप्त हुआ। एक सवाल जो कि मेरे दिल की गहराइयों से वो सवाल है, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आज का कल के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रील पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं, पबजी पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो चिंता की विषय है। शिक्षा में दो विषय हमें बहुत चिंता लगता है। एक का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा के समय में उसको सबको एडवाइस किया कि भाई इसीलिए तो हमने एनईपी को इम्प्लीमेंट करते हुए प्ले बेस्ड, खेल आधारित, गीत आधारित एजुकेशन की व्यवस्था किया है। ये एक चिंता की विषय, एक सामाजिक समस्या करके दिख रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा एक प्रमुख विषय अमित जी मैं आपकी मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, समाज में ये जो एक्सपेक्टेशन की एक कंपटीशन हो रहा है ना जी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के बच्चे स्ट्रेस के कारण अपने भगवान प्रदत्त बहुमूल्य जिंदगी को भी छोड़ने के लिए मन बना लेते हैं। ये बहुत ही चिंता की विषय है। इसलिए हमें समाज की ओर से, आपकी टीवी की ओर से, हमारी सभी की ओर से आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। उसमें हमें एक अस्वस्थ की वातावरण बनानी पड़ेगी कि 60 डिग्री के साथ सफलता की कोई संपर्क नहीं है, ग्रेड के साथ कोई सफलता की संपर्क नहीं है। इस देश में अनेकों काम हुआ है जिन्होंने तथाकथित डिग्री जिनके पास नहीं है उन्होंने उसको किया है। यह एक अस्वस्थ की वातावरण देश में हमको बनानी पड़ेगी। इस देश की सभ्यता में यह विषय है। जी जी, अब हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे और फिर इस दौर को वाइंड अप करेंगे। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। स्क्रीन पर आएगी वो तस्वीर। जी जी, अच्छा, वो वाला तस्वीर आप दिखा रहे हैं क्या? वो उधर आ गया। जी 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 जी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों में से कट्टर ईमानदार ज्यादा कौन है? नहीं नहीं नहीं, आप तो गलत दिखा रहे हो। इनकी 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 सरगना कहाँ है? आप कह रहे गलत दिखा रहे हो? हाँ, इनके ऊपर एक सरगना है, इनकी बॉस है। मित्रों, मैं एक बात कहूं, आपने ये दिखाई दिया, भारत के प्रजातंत्र का दर्जा उड़ाने वाला उस और कोई नहीं हो सकता है। हमारे मित्र अरविंद केजरीवाल इनकी सरगना, इनकी बॉस हुई है। मुख्यमंत्री रहे, कोई फाइल, कोई दस्तखत, कोई निर्णय, कोई गुनाह का भी अपने नाम पे जिम्मेवारी नहीं है। ये तो उनकी दो प्यादे हैं। ये प्यादाओं की फोटो मत दिखाइए, मूल गुनहगार की फोटो दिखाइए। आज धोखा, जी जी, देश की मानस को धोखा देने का वो पीएचडी होल्डर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने हमें समय दिया और संसद के इस सत्र में, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण सत्र में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे धर्मेंद्र प्रधान, हर सवाल का बेबाक जवाब दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रमोद तिवारी, जो कि
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और डिप्टी लीडर हैं राज्यसभा के, तो जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। और मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। सर, सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि काम तो लिमिटेड होता है लेकिन संसद में हंगामा अनलिमिटेड हो रहा है। आप डिप्टी लीडर हैं राज्यसभा के कांग्रेस के, क्यों आपको लगता है कि राहुल गांधी जी एक ऐसी बात बोल गए विदेशी धरती पर जिसने बवाल मचा दिया? देखिए, माइक सर। पहली बार 1947 से 52 से हमेशा ये इल्जाम लगता रहा अपोजिशन पर कि वो हंगामा करता है, सदन नहीं चलने देता। पर देखकर भी न देखा जाए तो अलग बात है, वरना राज्यसभा टीवी झूठ नहीं बोलेगा। इसके पहले कि हमारे चेयरमैन साहब बोले कुछ, हम बोलें, उसके पहले मंत्री से लेकर नीचे तक सब एक साथ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और अब तो ये इतना दिखने लगा है कि कोई इनकार नहीं कर पाएगा कि ये, मेरा जितना अनुभव है 4 डिकेड्स का, मैंने नहीं देखा रूलिंग पार्टी कभी हाउस ना चलने दे। सत्ता पक्ष है वो हाउस नहीं चलने दे रहा। मैंने बिल्कुल साफ कहा है कि सत्ता पक्ष हाउस डिस्टर्ब करता है। हम इसके पहले कि कोई मांग उठा पाए उसके पहले उनकी मांग उठ जाती है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में नहीं है, विपक्ष के हाथ में नहीं है। और क्या बोल गए राहुल जी कि हंगामा बरपा है। अरे प्रधानमंत्री जी क्या बोले, सुन लीजिए। होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये तो था चीन, संघाई, ये है दक्षिण कोरिया। हिंदुस्तान में वो तो एमपी के तौर पे बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बोले हैं। ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए। ये है दक्षिण कोरिया। कौन सा पंजा था? अब आइए भ्रष्टाचार पे है। ये है जर्मनी। मतलब एक चीज, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, जी, राजनीतिक विचारधारा का मतभेद अपनी जगह, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान में जन्म लेकर ये कहे मुझे हिंदुस्तान में जन्म लिया इसलिए शर्म आती है, तो मैं कहना चाहूंगा उसे भारत माता से प्यार नहीं, हिंदुस्तान से प्यार नहीं, और वो इस पद के योग्य नहीं। जी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया, हंगामा बरप गया। सिर्फ इतना ही तो बोला था कि भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र के सबसे बड़ा प्रोधा है और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, क्या उनको दिख नहीं रहा? इसमें क्या बड़ा बोल दिया, इतनी परेशानी क्यों हो गई आप लोगों को? देखिए अमीश जी, अभी प्रमोद भाई ने बहुत विस्तार से, बड़े प्यार से, बड़ी शालीनता से अपने नेता का बचाव किया है। एक चीज़ बहुत साफ है, ये जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी या उनके नेता कर रहे हैं वो बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई चॉइस है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बाई चॉइस है कि जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में जनता के जनादेश से परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं, डायनेस्टी को डिमोलिश करके और डेमोक्रेसी को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, तब से थोड़ा परेशानी इन लोगों को है। एक चीज़, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक बात कही आपसे कि ये सब कुछ जो है बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। आपको याद होगा 2015 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में, अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हुए थे। आ करके दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, डिसीजन कर रहे थे। और ये बहुत दशकों के बाद 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि भारत की धरती पर तमाम मुद्दों पर और विश्व के तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय क्या कांग्रेस पार्टी के समर्थन से हो क्या रहा था?
अवार्ड वापसी अभियान, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके अवार्ड दिखाए जा रहे थे कि हमें अंग्रेजों ने, हमें मुगलों ने अवार्ड दिया है, मोदी जी को हम वापस करने जा रहे हैं। 2020 आता है, बहुत उसके बाद बहुत, आप इतना समय नहीं है, उस बहुत घटनाएं हुई हैं। 2020 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में होते हैं तो क्या चल रहा होता है, शाहीन बाग। और अभी जब G20 भारत में चल रहा है, भारत मेज़बानी भी कर रहा है, भारत अध्यक्षता भी कर रहा है, तो आप विदेश में जाकर के ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत की संसदीय मर्यादाएं और भारत का में जो है वो सहिष्णुता पूरी तरह से डिमोलिश हो गई है, ध्वस्त हो गई है। यानी कि ये एक बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है, और ये जानबूझ करके भारत को बदनाम करने की जो मानसिक और सामंती सोच है उसका एक परिणाम है। जी प्रमोद तिवारी जी, एक इस विषय पर तो बहुत बात हुई कि राहुल गांधी ने अमेरिका और ब्रिटेन को इंटरफेयर करने के लिए बोला भारत के मुद्दे पर, लेकिन एक मुद्दे पर बात नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए, राहुल जी ने कहा विदेशी धरती पर कि भारत में सिख और मुसलमान सेकंड ग्रेड सिटीजन है मोदी के भारत के अंदर। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं बहुत साफ कर दूं, पहले तो आप जरा वो क्लिप दिखा दीजिए। इतना बड़ा चैनल है जहां राहुल गांधी ने अमेरिका या किसी देश से इंटरवीन करने के लिए कहा हो, हस्तक्षेप करने के लिए कहा हो। मैं, आप चाहेंगे तो आज आपके कार्यक्रम के समाप्ति के पहले दे दूंगा, जब उन्होंने ये कहा है कि हम इसे अपने सदन के अंदर लोकतंत्र के दायरे में तय कर लेंगे। सुनिए सुनिए। नहीं, आपने बोला तो मैं भी कोई 10 सेकंड का मौका दे दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको आज से नहीं जानता, बहुत दिनों जानता हूँ जी। तो मेरी गाड़ी पटरी पर से मत उतारिए। ना मैं आपको मैं एक गाड़ी चल चुकी है, जरा से सुन लीजिए। मैं आपसे, मतलब आपको लगता है मेरे सवाल पूछने से आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी? अरे साहब, आप अच्छों को बेपटरी कर देते। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। देखिए, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी। जी 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 जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या मंच हो सकता है अगर एक आदमी मेंबर पार्लियामेंट है तो उसका संवैधानिक लीगल मंच होगा पार्लियामेंट। राहुल गांधी ने मुंह जवानी रिक्वेस्ट की, स्पीकर के चैम्बर में गए, लिख के दिया कि मुझे आप लंदन में मैंने क्या कहा है बोलने का 5 मिनट का मौका दीजिए, और सारी एविडेंस लेके गए। और उसके बाद अगर सरकार उनको मौका न दे 5 मिनट बोलने के लिए तो सरकमस्टेंस, यही तो कहते हैं बदनीयती, इसी को तो कहते हैं बदनीयती। आप सच्चाई सामने नहीं आने दे रहे हो। जब हम भागें या हम वहां ना बोलना चाहें, हम तो रिटर्न रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको बुलवाओ, हम वहां के बारे में बोलेंगे, तो खड़े हो जाते हैं सब, मंत्री से लेकर संतरी तक हाउस डिस्टर्ब कर देते हो, 1 मिनट के अंदर हाउस चला जाता है। तो हम कह रहे हैं इसकी चर्चा ना आप करिए, ना आप वहां थे ना मैं था, और मुख्तार भाई तो नहीं गए थे, मैंने इनका देख लिया पासपोर्ट जी। मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए एक चीज मैं साफ कर दूं, मुख्तार भाई मेरे सीनियर रहे वहां पे, हम दोनों एक शहर के हैं, इलाहाबाद से हम दोनों आते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये नहीं गए थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको वहां बोलने दीजिए, कहने दीजिए। आपके पास पूरी संसद होगी, बहुमत होगा। उनको आप वो क्लिप जैसे मैंने दिखाई ना, मोदी जी क्या बोले 8 जगह, दिखा देना और बता देना कि आप देश का अपमान करके आओ। मैं कहता हूं वो देश का सम्मान बढ़ा कर वहां आए, अपमान करके नहीं आए। जी, आपने बोला कि ना मुख्तार भाई थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे, ना प्रमोद जी आप थे, ना मैं था, कोई भी नहीं था, लेकिन कैमरा था और कैमरा ने सब कुछ यहां प्रसारित किया। और आपने जिस भाषण का जिक्र किया, मैं मानता हूं अगले दिन राहुल जी ने जो भाषण उन्होंने कैम्ब्रिज में दिया, उसके बाद उसको अगली बार रफू करने का जरूर प्रयास किया। लेकिन पहली बार उन्होंने क्या बोला था मैं बता देता हूं, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और वो चुपचाप बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? और मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, जो मैंने सवाल पूछा था, मैं उस पर नकवी जी के पास भी आता हूं। मैं कभी ये सवाल पूछता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप एक मुसलमान हैं, क्या आप सेकंड ग्रेड सिटीजन है भारत के अंदर, भारतवर्ष के अंदर?
देखिए, पहली बात, अभी जो प्रमोद जी ने कहा कि उन्होंने ये बोला ये नहीं बोला, उन्होंने संसद की गरिमा को पूरी तरह से उसके प्रति दुष्प्रचार किया, ये सच है, हकीकत है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से शर्मिंदा करने की कोशिश की और जिसके बारे में उन्होंने दुष्प्रचार करने की कोशिश की, वो निश्चित तौर से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में असंभव है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने पूछा कि उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं और बहुत असहिष्णुता इस देश में हो चुकी है। आप ये बताइए, मोदी जी 9 साल से ज़्यादा हो रहा है, 9 साल लगभग हो रहा है, 9 साल से ज़्यादा, इन 9 सालों में देश को कम्युनलिज्म से, करप्शन से, क्राइम से मुक्त किया, दंगों से, दबंगों से मुक्त किया। और आज जो है वो न देश में कहीं पर जिस तरह से भागलपुर दंगे हुआ करते थे और महीनों चलते थे और सैकड़ों बेगुनाह लोग जो है उनका कत्लेआम होता था, वो नहीं हो रहा है। इलाहाबाद से हम लोग आते हैं, महीनों महीनों दंगे हुआ करते थे, कांग्रेस का दौरे हुकूमत था वो, आज वो नहीं हो रहा है। आज भिवंडी नहीं हो रहा है, आज मलियाना नहीं हो रहा है, आज मेरठ नहीं हो रहा है, एक में बहुत लंबी श्रृंखला है। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो ये किसको सुरक्षा का एहसास करा रही है? इंटॉलरेंस, मैंने कहा नहीं, ये बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। इंटॉलरेंस की बात 2015 में जब अवार्ड वापसी का अभियान चला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के निकाल के, तब कहा गया कि इस देश में बहुत असहिष्णुता हो गई। क्यों कहा गया था? सोचा था कि मोदी जी आएंगे, आ गए हैं तो सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज के साथ उनके संबंध बिगड़ जाएं, लेकिन उल्टा हो गया। मोदी जी के आने के बाद जो है वो तमाम दुनिया के देशों के साथ साथ इस्लामिक देशों के संबंध भी अब तक के सबसे अच्छे संबंध कहे जा सकते हैं। उसी तरह से उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ट्रम्प साहब यहाँ आते हैं तो उस वक्त शाहीन बाग होती है और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स वहाँ जा करके बैठ जाते हैं। उसमें भी मैसेज एक ही देने की कोशिश थी कि इस देश का माइनॉरिटी, इस देश का अल्पसंख्यक असुरक्षित है। अरे भैया, आप एक भी घटना नहीं बता सकते कि मोदी जी ने विकास के मामले में कोई भेदभाव किया हो समाज के किसी वर्ग के साथ, अल्पसंख्यक भी शामिल है। जी प्रमोद जी, जवाब। वो कहते हैं कि आप लोग एक एजेंडा चलाते हैं और नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं कि मिनॉरिटीज यानी अकलियतें, जिसमें राहुल जी ने जो बयान दिया उसको कोट कर रहा हूं कि सिख्स और मुस्लिम जो है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है। देखिए, ये बहस बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है जी। मैं इसे गुजरात के दंगों की बात नहीं करूंगा, शुरुआत वहीं से हुई है और हर जगह शांति है। बस एक शब्द बोलूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पे मत बुलवाइएगा, वरना मैं कुछ ऐसा बोल जाऊंगा जो असहज हो जाएंगे सब। शांति दो तरह की होती है, एक मंदिर मस्जिद की शांति और एक मरघट की शांति। तो जिन जंगों का जिक्र कर रहे हैं, नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस समय देश में मोदी जी के राज में मरघट की शांति है। जो बोल रहा है बुलडोजर उसका इंतजार कर रहा है, जो बोल रहा है उनके 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वो इंतजार कर रहे हैं। कोई बोले तो जिस तरह कुचली जा रही उसकी आवाज अब मैं समझ सकता हूं, मुख्तार भाई की मजबूरी, इसलिए मुख्तार भाई जो कहें सब ठीक। वो उन्होंने एक नाम जोड़ दिया, ईडी सीबीआई की तो बात सब करते थे, बुलडोजर भी जोड़ दिया उसमें। देखिए, मैं प्रमोद जी ने जो बात कही, मुझे बहुत अफसोस होता है जब बुलडोजर पे तो सवाल होते हैं, बुलडोजर पर बवाल होता है बल्कि, लेकिन बलवाइयों पे सवाल नहीं होता। अरे भाई, बुलडोजर पर बवाल करने वालों को बलवाइयों पर भी सवाल करना चाहिए और उन बलवाइयों पे सवाल करना चाहिए जिनकी वजह से आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेचैन रहती थी, जो कि पूरी तरह से देश और उस क्षेत्र के और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा होते थे। अब सारे लोग कहते हैं जी बुलडोजर पे हाहाकार मचता है, बवाल होता है, लेकिन बलवाइयों के कुकर्मों को, जो कुछ क्राइम होता है उस पर सवाल कोई नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है एक चीज। दूसरी चीज ये कि मैंने तो आपने बुलडोजर एक तरफा चलता है। आप पार्लियामेंट में, असेंबली में आपका बहुत अनुभव है, लंबा अनुभव है और बहुत ही मजबूती के साथ आप अपनी पार्टी की बात भी रखते रहे हैं। मैं एक चीज़ नहीं समझ आज तक पाया कि
क्या राहुल गांधी जी से ये कहा जा रहा है कि आप भाजपा से माफी मांगो? क्या राहुल गांधी जी से ये कहा जा रहा है कि आप सरकार से माफी मांगो? नहीं, भाजपा से नहीं, भारत से माफी मांगने की बात हो रही है, सरकार से नहीं, संसद से माफी मांगने की बात हो रही है। कोई छोटा नहीं हो जाएगा। बहुत ऐसे मौके आए हैं जिनमें हम लोगों ने खड़े होकर के, एक बार आपने घेरा था मुझे और हमने खड़े होकर के आपसे खेद व्यक्त किया था कि साहब हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और उसके बाद खत्म हो गई थी बात। बीजेपी तो ये मुझे लगता है ये तो अहंकार जो है वो सामंती अहंकार है, इससे ज्यादा ये संस्कार नहीं हो सकता। ये बीजेपी कह रही है कि ये राहुल जी का क्या सामंती अहंकार है? अगर मुख्तार अब्बास नकवी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो उस समय मंत्री रहे होंगे, उन्होंने माफी मांग ली। पीयूष गोयल नेता सदन के, बिहार के मुद्दे पर उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने माफी मांगी, शायद सदन में आप भी होंगे तब, उन्होंने माफी मांगी। तो अगर बीजेपी कह रही है कि अगर राहुल जी ने लंदन में देश को बदनाम कर दिया तो माफी क्यों नहीं मांग सकते? फिर से बजाऊं? जर्मनी, कोरिया, चीन, पहले मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के रूप में बोला है वो पहले देश से माफी मांगे, उसके बाद दूसरे से माफी की बात करें। रही बात तीसरी, जी सुनिए, रही बात तीसरी, पहले ये दिखाओ कि राहुल जी ने गलत क्या बोला है। अगर गलत आप साबित करो, हम पार्लियामेंट में कहते हैं आप हम कर लेने दो, अब गए वहां बोलने के लिए, वहां भी तो बोला है, उसको स्वीकार तो करो। वो तो कह रहे हैं खुलेआम कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि वो क्लिप दिखाओ जिसमें उन्होंने कहा हो कि आओ इंटरवीन करो, आओ इंटरवीन करो। उन्होंने तो, मैं वो क्लिप दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ है हम लोकतंत्र के दायरे में सदन में इसको सुलझा लेंगे। लेकिन सुनिए, अब मुझसे अगर आप बुलाएंगे किसी टॉक के, छोड़िए किसी सेमिनार में, और वहाँ मुझसे सवाल होगा कि हरिजनों पे उत्पीड़न हो रहा है कहीं कि नहीं हो रहा है, आप मुझसे सवाल पूछेंगे अल्पसंख्यकों पे उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हाँ हो रहा है। और राहुल गांधी से जो सवाल पूछा जाएगा उसी का जवाब दिया, क्या कहें? वहाँ कहते हैं कि नहीं साहब वहाँ तो बिल्कुल अमन चैन है, वहाँ तो साहब अल्पसंख्यक जो है दूसरे दर्जे के नहीं सुपर फर्स्ट क्लास में पहुंच चुका है। क्या कहें बताइए ना। सुनिए, मैं एक आप ही के नेता को कोट कर रहा हूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को। मोरारजी देसाई ने उनको जेल में डाल दिया था, उसके बाद इंदिरा जी ब्रिटेन जाती हैं और उनसे मोरारजी देसाई के बारे में सवाल पूछा जाता है, भारत के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो वो कहती हैं कि मेरे देश के बारे में मुझे जो भी बोलना है, मोरारजी देसाई के बारे में मुझे जो भी बोलना है, मैं अपने देश में बोलूंगी, वहां कुछ नहीं बोलूंगी। वो वक्तव्य राहुल जी के सामने कांग्रेस के ये एक नेता ने विदेशी धरती पे बोला भी। क्या आपको लगता है इंदिरा जी गलत थी? ना इंदिरा जी गलत थी, ना अटल बिहारी जी गलत थे। अटल बिहारी जी जब गए थे तो देश का पक्ष उन्होंने इतने शानदार ढंग से रखा था कि शायद बहुत से कांग्रेस के नेता न रख पाते। तो राहुल जी के पास भी वो मौका था। मेरी बात छोड़िए, तो राहुल जी के पास भी मौका था इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। देखिए सवाल पूछिए, आज तो हम लोग चैनल पे नहीं है ना कि आप बंद कर दोगे। जी मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक चीज साफ कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी जी को जो रोल दिया गया था वो उन्होंने अदा किया, जो इंदिरा जी को रोल दिया गया था अदा किया। मैं अब आपको चुनौती दे रहा हूं, पूरे न्यूज़ 18 इंडिया परिवार के लोग हैं, चुनौती दे रहा हूं आपको, इनके सामने साबित कर दीजिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला है जिसके लिए वो माफी मांगे। अभी ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको सुनने का बहुत का मन है तो मैं सुनवा देता हूं आपको बाइट, लेकिन इसी बीच राहुल जी को बोलने क्यों नहीं दे रहे सदन में? वो कहते हैं मैं तो बोलना चाहता हूं, हो सकता है माफी मांग ले। आप भी तो थोड़ा इंतजार करिए नकवी साहब, आप भी जल्दीबाजी में दौड़ रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो हर 6 महीने में, हर 6 महीने के इंटरवल पे ये हिट एंड रन का खेल खेलते हैं। एक मुद्दा फेक, फैब्रिकेटेड, पिटा हुआ मुद्दा लेके आएंगे और ला करके जो है वो उस पर हाहाकार मचाएंगे, संसद में हंगामा करेंगे और कहेंगे कि मैं अगर संसद में बोल दिया तो संसद में तो भूकंप और भूचाल आ जाएगा। आपको याद होगा कि राफेल पे भी ऐसे ही उन्होंने किया, उससे पहले भी एक लंबी श्रृंखला है और अब जो है वो ये कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नहीं, मैंने कहा ना कि बाई चांस सब कुछ नहीं है, बाई चॉइस हो रहा है, क्योंकि भारत की धाक और मोदी जी की धमक को धूमिल करने की जो इनकी धुन है, उस धुन में ये जो है वो पिटे जा रहे हैं। और आज जो है इसका नतीजा है कि इस धुन का जो परिणाम है
कि आज कांग्रेस पार्टी की एंट्री गेट से ज्यादा एग्जिट गेट पे भीड़ दिखाई पड़ती है बाहर जाने वालों की। आपने आपने बाइट का जिक्र किया था, तो मेरे पास भी फोन में बाइट है। मैं वॉल्यूम को मैं माइक पे लगा रहा हूं और बाइट को मैं प्ले कर देता हूं, आप भी सुन लीजिए। और क्योंकि चैलेंज दिया आपने तो मुझे लगा कि बाइट को दिखाना चाहिए, चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. मैंने क्लियरली बाइट को इसमें क्या ऐसा है जिसके लिए माफी मांगी? यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक हैं और इससे बेखबर क्यों हैं कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है? हाँ, हो चुका है। मैं यहां कह रहा हूं नष्ट हो चुका है। जिस तरीके से हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, जिस तरह से अब सुन लीजिए, इनसे जो सवाल पूछा था मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं आपको, साफ बताता हूं। 13 तारीख से आज तक अगर हाउस नहीं चल रहा है तो क्या ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? और सत्ता पक्ष न चलने दे तो क्या मजबूत हो रहा है? ये नहीं बताएंगे। बताना भी चाहे तो बेचारे नहीं बता सकते। मैं बताता हूं कि अडानी के भ्रष्टाचार पे कहीं राहुल गांधी ना बोल जाए कि कैसे 609 नंबर पे जो आदमी था, जिसको आपने धरती दे दी, रेल दे दिया, हवाई जहाज दे दिया आसमान का, जिसको आपने पाताल में माइंस दे दी, जिसके बंदरगाह पे जो आपने दिया 3000 करोड़ की ड्रग्स मिले, उस पे ना बोल जाए इसलिए हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है। उस पे ना बोल जाए राहुल गांधी इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है। वरना एक मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोलने दिया? ये भाजपा रह गई? ये अटल जी की भाजपा नहीं है, अडवाणी जी की भाजपा नहीं है, ये अडानी की भाजपा है, इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अभी राहुल गांधी जी ने कितने लंबी परेड की है? वही जो क्या करते थे, भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो में यात्रा थी वो, जो भी परेड थी, यात्रा थी। मुझे क्या लगता है, पूरे समय सिर्फ ये कह रहा हूं कि उन्होंने तो 3500 की, ये अपने दोनों बड़े नेताओं को 35 किलोमीटर चलवा दे, देखने ही हम चलना पड़ेगा। मैं प्रमोद जी, मोदी जी परिवार के पालने में नहीं, परिश्रम और तपस्या का परिणाम है। खुलेआम तारीफ करता, इसलिए जो है मोदी जी के खुलेआम परिश्रम का परिणाम है। मेरी बात का जवाब दे दें। और कि गांव गरीब, खेत किसान, चौक चौराहों चौपालों पे संघर्ष करके मोदी जी ने परिवार तंत्र को परास्त करके लोकतंत्र को प्रस्थापित किया है। अब देखिए, एक बात कहूं तो इन्होंने पूरे समय घूमे, ये जी पूरे समय घूमने के बाद हर दिन पानी पी पी करके देश के लोकतंत्र को भी कोसा। इन्होंने जो नाम लिए उनके भी कि साहब ये मित्र हैं इनके, ये इनके शत्रु हैं, ये सारी चीज़ें, सारा कुछ किया उन्होंने डेमोक्रेसी से लेकर के। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरीज हैं उनको किसी ने कहा क्या? किसी ने कहा क्या कि आपने जो है वो अपने परेड में जो है वो क्यों डेमोक्रेसी के बारे में आप बोल रहे थे, आप सेकुलरिज्म के बारे में बोल रहे थे? किसी ने नहीं कहा। आपने विदेश में जाकर के देश की संसद, देश के संविधान, देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने और उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने की बात की। और उससे भी मेरे एक सवाल का जवाब दिया, राहुल जी को अगर बोलने ही नहीं देंगे तो फिर वो बोलेंगे नहीं, मैं वही बता, हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। अब आप ये बताइए, कहते हैं जी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। क्या किसी अनडेमोक्रेटिक कंट्री में कोई वहां का नेता किसी विदेश में जाकर के उस देश की डेमोक्रेसी, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कोस करके आता है? और क्या ये इसका जवाब उस देश में आकर के इस तरह से सीना चौड़ा करके घूम रहा होता है क्या? जी, आपने बोला वीडियो दिखाइए, तो मैंने वीडियो भी दिखाया। मेरा स्पष्ट सवाल यह है आपसे कि यूरोप और अमेरिका से जब वो कह रहे थे कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं और भारत में लोकतंत्र जो है उसका एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, तो वो अमेरिका और यूरोप से क्या डिमांड कर रहे थे? ये 47 से पहले वाला भारत तो है नहीं कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। अब तो स्वतंत्र भारत है 47 के बाद। तो क्या हम रिक्वेस्ट करने जा रहे थे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से कि वो हमारे मामले में आके बोले कुछ? कहा उन्होंने कि आप आइए, हस्तक्षेप करिए। उनका कहने का मतलब क्या सही है कि एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और आप लोकतंत्र के रक्षक हैं? एक हिस्सा नष्ट हो चुका है, ये मैं मंच पे बैठकर मैं भी कह रहा हूं।
तो उन्होंने ये क्यों बोला आगे? आप खामोश क्यों हैं? आप मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं, लेट मी आंसर। प्लीज आंसर। यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन। यस, ये तो मैं भी कह रहा हूं कि पहली बार हो रहा है कि डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी हाउस डिस्टर्ब कर रही है। ये पहली बार हो रहा है डेमोक्रेसी में कि हाउस के अंदर रूलिंग पार्टी के मंत्री खड़े हो जाते हैं जो आंसरेबल टू द हाउस हैं। ये पहली बार हो रहा है कि वहां पे स्विच ऑफ कर दिया जाता है बोलते वक्त नेताओं को। मैं एक चीज बताऊं, मोदी जी की तारीफ आज मैं भी करता। सेकंड सिटीजन वाली बात जो है ना, मोदी जी के मंत्रिमंडल में हो सकता है मेरा कंफ्यूजन हो, करेक्ट कर दीजिएगा, एक आदमी था जिसको मैंने कहा कि कॉलेज के दिनों से मैं जानता हूं, मंत्री के रूप में जानता हूं। मुख्तार साहब से काबिल मंत्री कौन था? बताइए कौन था? आप बता दीजिए। नहीं, कई काबिल मंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इनसे काबिल कौन था? अब ये खुद बताएंगे। नहीं, आप बताइए। क्या है, आपको आइडिया नहीं है, प्रमोद जी खाली संसद सदस्य नहीं है, बहुत चोटी के वकील भी हैं और उनको कैसे घुमाना है और कैसे बहलाना है वो इनको मालूम है। नरेंद्र मोदी के राज में कश्मीर में खुशहाली है, तभी बर्फ के गोलों से राहुल जी और प्रियंका वाड्रा जी खेल पा रहे हैं। मोदी जी के पहले इस देश में सूरज नहीं निकलता था। मोदी जी के पहले ऑक्सीजन नहीं थी। आप अल्पसंख्यकों में नहीं, सिर्फ नहीं, मुसलमानों को गिनते हैं। स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक, यही किरण प्रॉब्लम है। रिजिजू अल्पसंख्यक, हरदीप सिंह पुरी अल्पसंख्यक। आप आपकी मतलब ये आप एक चाहे सवाल है। जितना रेस्क्यू करो, नहीं, मैं rescue नहीं बातचीत कर चल रहा, चुका ये है। सुन लो, अल्पसंख्यक- बता दो मुझे मुसलमान कौन है उसमें? नहीं, अल्पसंख्यक मैं मतलब मुसलमान हो पूछ रहा हूँ, कैसे? आपसे जी, मुसलमान जी। पूछ रहा हूँ। एक बात सबसे बड़ी बताऊं? आबादी जो मुसलमानों की। देखिए क्या है कि मोदी जी ने आने के बाद जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी थी उसको समावेशी विकास की हिस्सेदारी में बदला है। इसमें मुख्तार अब्बास नकवी हैं कि नहीं है, आप हैं कि नहीं है, ये हैं कि नहीं है, इशू नहीं है। सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को जी। समावेशी विकास की हिस्सेदारी में बदला है। जो किया, कह रोजगार देगा में भेदभाव किया। जो कह देगा अगर- ईडी पहुंच जाएगी अगर जो शाम है तक वो उसके गरीबों इनकम के टैक्स पहुंच जाएगा, गरीबों के CBI घर में पहुंच छत जाएगी। पर गरीबों को छत मिल रही है तो वो हर एक समाज अच्छा के ठीक हिस्से है, मिल रही है। एक तस्वीर पानी आप मिल दोनों रहा के है, बिजली लिए मिल रही है। और लास्ट कमेंट 10-10 सेकंड का, और उसके बाद एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, उसके ऊपर कमेंट लूंगा और जो मैं सवाल पूछूंगा उसी का जवाब देना। नकवी साहब, पहली बारी आपकी है, माइक पकड़ के रखिए, इसलिए आप तस्वीर आ गई है सामने। ये तस्वीर दिख रही है जिसमें राहुल जी और प्रियंका जी दोनों दिख रहे हैं। आपसे सवाल है, इन दोनों में से बेहतर नेता कौन है, राहुल जी और प्रियंका जी में से? नकवी साहब, मैं तो सबसे बेहतर नेता प्रमोद जी को मानता इन हूं दोनों में से चुनना है और इनसे बस यही कहूंगा कि ना हम सफर इन न दोनों में से किसी चुनना मैं है। इसीलिए कहता हूं कि ना हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही से निकलेगा, इसलिए अपने नेता को सुधारिए आप। अच्छा, अब आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में कश्मीर में खुशहाली है, तभी बर्फ के गोलों से खेला जा रहा है? मानते हैं आप? क्या चीज? नरेंद्र मोदी के राज में कश्मीर में खुशहाली है, तभी बर्फ के गोलों से राहुल जी और प्रियंका वाड्रा जी खेल पा रहे हैं? मोदी जी के पहले इस देश में सूरज नहीं निकलता था। मोदी जी के पहले ऑक्सीजन नहीं थी। मोदी जी के पहले सब कुछ था। अरे सुन लो यार, जी, G20 कर रहे हो। 103 देशों का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यही इंदिरा गांधी ने करके दिया था। क्या बात कर रहे हो, छोड़ो उसको, बात मुद्दे पे आओ। आज अगर तय कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप लोगों की सेटिंग हो तो पहले इनको सेट कराओ, उसके बाद बात करो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हालांकि आपने सेटिंग की बात करी तो चलते चलते मैं वो कह देता हूं, एक दौर था इस देश के अंदर जब पत्रकार जो थे वो मंत्री तय करते थे गुलाम को बनाना है या किसी और को बनाना है। शायद वो दौर बदल गया है, राजनीति बदल गई है और देश बदल गया है। नमस्कार सर।